नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर कुल्लू से, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति और पत्नी की मौत की खबर है। लुहरी NH 305 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। घियागी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। कुल्लू के रहने वाले दंपति की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे कुल्लू से, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति पत्नी की मौत की खबर है। लुहरी NH 305 पर बताया गया है कि यह हादसा हुआ है। घियागी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस हादसे में कुल्लू के रहने वाले दंपति की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुल्लू से, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक ऑट लुहरी NH 305 पर यह हादसा हुआ। तस्वीर आपको दिखा रही यही वो कार जो दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें पति पत्नी सवार थे, जिनकी हादसे के बाद मौत हो गई है। घियागी के पास ये कार गहरी खाई में जा गिरी और ये दंपति कुल्लू का रहने वाला था। अगली बड़ी खबर, किसान नेता जोगिंदर उग्राहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बठिंडा के निजी अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कई दिनों से खांसी जुकाम से पीड़ित थे उग्राहा। बीकेयू उग्राहा के प्रधान है जोगिंदर सिंह उग्राहा और दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका है। किसान नेता जोगिंदर उग्राहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बठिंडा के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कई दिनों से खांसी जुकाम से पीड़ित थे जोगिंदर सिंह उग्राहा। बीकेयू प्रधान उग्राहा के प्रधान भी हैं और बड़ी खबर उनके बारे में ये कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद बठिंडा के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी सख्ती बरती जा सकती है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने इस बारे में जानकारी दी। भीड़ भाड़ वाली जगह पर सख्ती की जा सकती है। लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर पंजाब में। इसके बाद अब नजर आ रहा है कि चंडीगढ़ भी पंजाब की तर्ज पर सख्ती दिखा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ पे भी सख्ती बरती जा सकती है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने इस बारे में जानकारी दी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यह सख्ती की जा सकती है। भयंकर गति से बढ़ रहा है। हम कंसर्न है, आज शाम को या कल हमारा इमरजेंसी मीटिंग बैठ के इस पर फैसला लिया जाए। सर, मॉल और सिनेमा हॉल में देखा गया कड़क किया जाएगा, सख्ती बरता जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। भयंकर रूप से हम एक्शन लेंगे। पंजाब का ऑलमोस्ट सारे जो रेगुलेशन है हम चंडीगढ़ में भी लागू करने के विचार कर। बिल्कुल बिल्कुल ये भयंकर गति से बढ़ रहा है। हम कंसर्न है, आज शाम को या कल हमारा इमरजेंसी मीटिंग बैठ के इस पर फैसला लिया जाए। सर, मॉल और सिनेमा हॉल में देखा गया कड़क किया जाएगा, सख्ती बरता जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। भयंकर रूप से हम एक्शन लेंगे। पंजाब का ऑलमोस्ट सारे जो रेगुलेशन है हम चंडीगढ़ में भी लागू करने के विचार कर। उधर सोनीपत गैंगवॉर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर रामगढ़ के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। गांव बेयापुर में गोलियां, हथियार बरामद किए हैं पुलिस ने। गैंगस्टर रामगढ़ ने ही हथियार उपलब्ध करवाए थे। आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर, सोनीपत कोर्ट परिसर में गोलियां चली थी। एक कुख्यात अपराधी अजय उर्फ बिट्टू पर पुलिस कर्मचारी महेश ने गोलियां चलाई थी और उससे कुछ देर बाद ही बिट्टू के गांव में उसके पिता पर भी गोलियां चलाएगी, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं अजय की हालत गंभीर है। रोहतक PGI में उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को गैंगवॉर से जोड़कर देखा जा रहा था। पुलिस इस मामले में अब अपनी कार्रवाई कर रही है। गैंगस्टर रामगढ़ के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। गांव बेयापुर में गोलियां और हथियार बरामद हुए हैं। गैंगस्टर रामगढ़ ने ही हथियार दिए थे। आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। इसके लिए पुलिस की जो टीमें गठित की गई हैं वो छापेमारी कर रही हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतर फोनलाइन जुड़े हैं। नितिन, सोनीपत गैंगवॉर मामले में जानकारी मिल रही है कि पुलिस दबिश दे रही है गैंगस्टर रामगढ़ के ठिकानों पर। क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल पाई है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यह गैंगवार हुआ उसके बाद एक कांस्टेबल और एक पुलिस इंस्पेक्टर पर आरोप लगे और कहीं ना कहीं अब सोनीपत पुलिस ने जो खुलासा किया है वह दंग कर देने वाला है। सोनीपत पुलिस के डीएसपी ने यह कहा है कि जो गोलियां मारी गई थी अजहर पिट्टू को सोनीपत कोर्ट में, जो उसको हथियार मुहैया कराया था, वो कोर्ट के परिसर के बाहर खुद रामकरण जो गैंगस्टर है उसने ही जो महेश है उसको दिया था और उसके बाद महेश ने अजहर पिट्टू को गोलियां मारी थी। और पुलिस की जो आला अधिकारी हैं वहीं दो थानों की पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और एएसपी नीतिका खट्टर के नेतृत्व में फिलहाल बहियापुर में जहां निवास स्थान है, जहां पर रहता था रामकरण और पिट्टू का जो मकान है, जो उसमें जो फिलहाल रेड चल रही है। और उस रेड के दौरान पुलिस को अभी तक करीबन 600 के करीब जो है जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, एक रिवॉल्वर बरामद हुई है, इसके अलावा आभूषण और नकदी बरामद हुई है। जो पुलिस ने सभी के सभी जो बरामद हुआ है ये अधिकारियों की निगरानी के लिए भेज दिया वहां से। और कहीं ना कहीं जिस तरह से असला बरामद हुआ है तो किसी बड़ी वारदात को और अंजाम देने की फिराक में गैंगस्टर रामकरण था। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, जो तभी से वो दी जा रही है। जानना चाहते हैं कि गैंगस्टर रामकरण को लेकर कोई पुलिस सुराग ढूंढ पाई है, बता पाई है कि वो हरियाणा में है भी या कहीं बाहर निकल गया, फरार हो गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि रामकरण गैंगस्टर है और वो खुद ही जो कोर्ट के बाहर आता है और हथियार मुहैया कराता, हथियार देकर जब वापस जा रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर पीसीआर होती है, पीसीआर पुलिस के जो कड़ा पहरा होता है और वहीं पर हथियार देकर जब रामकरण वापस जाता है और वो भी पुलिस का सिपाही है, जो कांस्टेबल है, उसको देकर वापस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट तो सामने आ ही चुकी है। उसके अलावा जो अब रामकरण के बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही है कि वो है कहाँ, क्योंकि 5 टीमें जरूर बना दी गई, लेकिन जो 17 इसमें मुख्य आरोपी 17 बनाए गए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर है सोनू मलिक और महेश को तो हालांकि मौके पर ही पकड़ लिया था, लेकिन उसके अलावा पुलिस ने अभी एक भी आरोपी को नहीं गिरफ्तार कर पाई है। और उसके जो रामकरण का जो घर था उसके छापेमारी के दौरान ये बात भी साबित हो चुकी है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो हथियार और कारतूसों का मिलना कहीं ना कहीं ये जरूर था कि सोनीपत में बहुत बड़े क्राइम की वारदात को अंजाम देने की फिराक में रामकरण था। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस को रामकरण का नहीं पता कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। जी शुक्रिया नितिन जानकारी के। तो गैंगवॉर का यह मामला सोनीपत कोर्ट में अजय उर्फ बिट्टू को पुलिस कर्मचारी महेश ने गोलियां मारी थी और उसके पिता को भी गांव में कुछ बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है। गैंगस्टर रामकरण पर आरोप कि उसने हथियार मुहैया करवाए थे पुलिस कर्मचारी महेश को, इन्हीं के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस कार्रवाई में पुलिस ने उसके ठिकाने से, उसके घर से भारी मात्रा में असला बरामद किया है। खबर झज्जर से, जहां पर पहलवान की हत्या से सनसनी है। कुश्ती अखाड़ा में पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को दादरी के सिविल अस्पताल में लाया गया। कुश्ती पहलवानों के बीच जानकारी के मुताबिक कहासुनी हुई। खानपुर निवासी 22 साल के विक्रम की इस वारदात में मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और झज्जर में पहलवान की हत्या की गई है, गोली मारी गई है। कुश्ती अखाड़ा में पहलवान को गोली मारी गई जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है। शव को दादरी के सिविल अस्पताल में लाया गया। कुश्ती पहलवानों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। खानपुर का रहने वाला 22 वर्षीय विक्रम इस हादसे का इस वारदात का शिकार हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कुश्ती पहलवानों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद विक्रम को गोली मारी गई है जिसकी उम्र 22 साल है। अगली बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर आरोप की बेटी की हत्या कर उसका दाह संस्कार किया गया। बेटी की लव मैरिज से परिवार नाराज था और सब इंस्पेक्टर और उसके भाई के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है और आरोप हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर है। बेटी की हत्या कर दाह संस्कार का आरोप है सब इंस्पेक्टर पर। जानकारी के मुताबिक ये परिवार बेटी की लव मैरिज से नाराज था। सब इंस्पेक्टर और उसके भाई के खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वाले से पूछा तो गांव वाले ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सजा दी जाए। मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया है, उसकी सहेली ने कोई फ़ोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला है कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया। चलिए इस मामले पर जानकारी लेंगे। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी दीपक कुमार जुड़े हैं। दीपक, काफी गंभीर मामला और आरोप भी काफी गंभीर है लड़के पक्ष के, क्या अभी तक पुलिस कार्रवाई कर पाई है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो ये मामला गंभीर है क्योंकि ऑनर किलिंग का मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी बने हैं वो आरोपी खुद हरियाणा पुलिस के जवान हैं। एक सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में और दूसरा हरियाणा पुलिस का ही कांस्टेबल है। तो दोनों पुलिसकर्मी हैं और दोनों इस बात को बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ऑनर किलिंग का अंजाम क्या होता है। उसके बाद अपनी ही बेटी की जिस तरह से हत्या की जाती है, ये मामला फरीदाबाद में क्या जो लोग सुन रहे हैं वो लोग खुद सुनकर सन्न हो रहे हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को शिकायत लड़के की तरफ से दी गई थी। लड़के ने साफ तौर पर पुलिस से कहा था कि उसे इस बात की सूचना मिली है कि लड़की की हत्या कर दी गई है पलवल के गांव सहरौला में जाकर, और उसके बाद उसको जला दिया गया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके पर पहुंचकर पुलिस को पता चला कि लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। और पुलिस ने जब ये पूछा कि आखिर क्या वजह हुई है, क्यों इस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, तो बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर आत्महत्या की गई तो इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। और कई तरह की ऐसी चीजें थी जो साफ तौर पर जो आरोपी पक्ष है, लड़की का पिता और लड़की का चाचा जो है, इनको साफ तौर पर अपने निशाने पर ले रहा था। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज कर अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस लगातार इन दोनों से जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई जिन परिस्थितियों के तहत जो पिता कुछ दिन पहले अपनी बेटी के ससुराल में ये कहकर आया था कि वो सामाजिक तरीके से अपनी बेटी की शादी करेंगे, बेटी ने अपनी पसंद से अगर शादी कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब वो सामाजिक तौर पर लोग शादी करेंगे और इस बात को लेकर वो तैयार हो गए थे। और अप्रैल के महीने की डेट निकाली गई थी बाकायदा इस बात की कि अप्रैल के महीने में शादी इनकी की जाएगी, और इस बीच में लड़की की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया गया। तो बहुत गंभीर ये मामला है, ऑनर किलिंग। और खासतौर से हम अब आमतौर पर जब सुनते हैं किसी रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन फरीदाबाद जैसा शहर जो दिल्ली के बेहद करीब है, जो लड़की का पिता है ये काफी सालों से, लड़की का पिता जो है वो काफी सालों से फरीदाबाद जैसे शहर में नौकरी कर रहा है, पुलिस का जवान है, और उसके बाद अगर इस तरह की गतिविधि को अंजाम देता है तो ये अपने आप में लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है कि फरीदाबाद में किस तरह एक पिता और चाचा मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या कर देते हैं। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद का ये मामला जहां सब इंस्पेक्टर उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि अपनी बेटी की लव मैरिज से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने पहले बेटी की हत्या की, उसके बाद दाह संस्कार कर दिया और लड़के पक्ष की तरफ से ये मामला पुलिस तक पहुंचाया गया। पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं झज्जर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। निजी नर्सिंग होम में अवैध रूप से ये सेंटर चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर छापेमारी की, 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को भी सील किया। नर्सिंग होम संचालक दंपति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झज्जर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। निजी नर्सिंग होम में अवैध रूप से ये सेंटर चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची, छापेमारी की और 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को भी सील किया। नर्सिंग होम संचालक दंपति को भी हिरासत में लिया गया है। तो जब हमें लेते वहाँ पे गई, उसने किसी डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब आप मेरे पीछे पीछे आइए। हम गए पुराने बस स्टैंड पे, हमारे एक्सिस बैंक है, उसके अपोजिट में कोई नर्सिंग होम, उसके अंदर वो घुस गई। जाने के बाद वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन, जो भी डॉक्टर थी उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह, जब अल्ट्रासाउंड होने लगा तो उस डिकोई महिला, जो हमारी डिकोई महिला थी, उसको हमने
फ़ोन दिया हुआ था कि भैया आप हमें घंटी मार देना, मैसेज कर देना। उसने हमें हिंट दिया कि डॉक्टर साहब आ जाइए अंदर। हम अंदर गए, अंदर जाके देखा तो एक बुजुर्ग महिला 80 साल के अराउंड की होगी, वो अल्ट्रासाउंड कर रही थी उस महिला को, जो गर्भवती थी 5 महीने की। डॉक्टर ममता ने थाने में सूचना दी थी, जिस पे FIR दर्ज करके और मौके पे पहुंचे थे, जहां पर ये अल्ट्रासाउंड की मशीनों वगैरह 2 मशीनों को भी इलीगल लिए हुए थे, जो अल्ट्रासाउंड करते थे, जिनको दोनों को, जो बुजुर्ग जो इन दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं फरीदाबाद वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मारपीट करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला की पिटाई की थी और बेटी के साथ छेड़खानी की थी। IPC की धारा 323 से 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। मेडिकल करवाकर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस वायरल वीडियो मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप की महिला की पिटाई की थी, जबकि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। साइबर सिटी में अब मंगलवार को मीट शॉप बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल नगर निगम की बैठक में वार्ड नंबर 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने प्रस्ताव रखा था कि मंगलवार के दिन जो मीट की शॉप है वो बंद रखी जाए, जिस पर सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने प्रस्ताव को पास कर दिया। वहीं मीट दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई। गुरुग्राम के मेयर मधु आजाद के मुताबिक अगर किसी ने भी इस आदेश की अवहेलना की तो उसे भारी जुर्माना राशि के साथ साथ शॉप को भी सील किया जा सकता है। मेयर की माने तो जो जुर्माना राशि पहले महज 500 रुपए थी, उसे भी सदन की बैठक में बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया और मीट शॉप खोलने के लिए लाइसेंस की फीस को 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। वहीं गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने भी निगम के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। के अंदर एक दिन की छुट्टी होती है और इस चीज़ को लेते हुए मंगलवार को जो है बंद करने का ये फैसला लिया गया। कल हमारी हाउस की मीटिंग थी। मैं सभी पार्षदों का और हाउस का और कमिश्नर साहब का, मेयर साहब का, पूरी टीम का मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि इस मामले को मैंने काफ़ी बार उठाया था। 3 साल के अंदर एक प्राथमिकता से इस चीज़ को कल किया गया कि उन लोगों को, एक तो जो अनऑथराइज जितने भी मीट की शॉप्स हैं या रेडियों पे जो बेचते थे, खुले में बेचते थे, उनको इमीडिएट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पूरी कार्रवाई होगी। जो अवैध खुली हुई हैं, बिना नॉर्म्स के खुली हुई हैं, उनको पूरा बंद करा जाएगा। और हमारे जो हैं, हमारे सिर्फ अभी तक 129 हमारे वो थे लाइसेंस थे, जिसकी वजह से अब लोग खाने वाले हमारे, आपको पता ही है कि शहरों में ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्म्स को वो करते हुए, क्योंकि पीछे CM साहब ने भी एक मीटिंग में बोला था जब लोगों ने शिकायत करी कि इस तरीके का है, तो उसमें भी कि भी लाइसेंस खोले जाएं, ये करे जाएं, तो उस समय बोल दिया था CM साहब ने भी कि भी निगम की मेयर बैठी हुई है, इनसे आप बात करिए और जो भी देखते हुए अच्छी तरह से जो भी काम होगा वो आगे होगा। वहीं ईरान की वजह से इन दिनों भारत के सेब उत्पादक परेशान है। ईरान गैर कानूनी तरीके से अपनी सेब भारत पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागवानों की नींद उड़ गई है। और इस पूरे मामले में ईरान किस तरह भारत के साथ चालाकी कर रहा है, ये स्पेशल रिपोर्ट में जानिए। हिमाचल के सेब पर ईरान की बुरी नजर है। चोर रास्ते से अपने सेब भारत में दाखिल करके भारत का मित्र देश ईरान यहां बागवानों के लिए बड़ी चिंता की वजह बना है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के बागवानों ने फोरम बनाई है, जिसके सदस्यों ने बताया कि ईरान की सेब भारत पहुंचने से भारत के सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में ये बड़ी चुनौती बनने वाली है। ईरान अपना सेब बंदरगाहों पर नहीं उतारता, उसे बाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचाया जा रहा है, ताकि ऐसा लगे कि सेब अफगानिस्तान से आ रहा है, जिसकी वजह से आयात शुल्क भी नहीं लगता। ईरान का सेब सस्ता होने की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब की मांग कम होने लगी है। इसके बाद बागवानों ने सेब को स्पेशल कैटेगरी में रखने और सेब पर 100% आयात शुल्क रखने की मांग की है।
मांग करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और इन तीनों राज्यों की सरकारों से कि सेब को जो है विशेष उत्पाद घोषित किया जाए और इसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% की जाए, और साथ में जो ये साफ्ता देश है इसके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसकी मान्यता हो, ताकि ये रूट जो है ये ना अख्तियार किया जाए। इसमें तो हमें शक है कि चाइना भी जो है, जिसका 2016 से सेब बैन है, वो भी इन रूटों से नेपाल के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के माध्यम से वो भी इस रूट को जो है ले सकता है और भारत में सस्ते दामों पर जो है सेब पहुंचा सकता है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का करीब 5,000 करोड़ का योगदान होता है, यानी हिमाचल की जीडीपी में सेब की हिस्सेदारी करीब 7% होती है, जिस पर अब ईरान की चालाकी का बुरा असर हो सकता है। अब आपको समझाते हैं ईरान की चालाकी क्या है। दरअसल साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के बीच हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत इन देशों के बीच जो व्यापार होता है वो ड्यूटी फ्री होता है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क नहीं लगता। लेकिन ईरान इस संधि का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद पिछले कई सालों से ईरान की सेब भारत पहुंच रही है और हमारे बागवानों को हर साल बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।